जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स, आज अपने हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861 पे बात करेंगे। जैसा कि उत्तर प्रदेश APO यूपी APO की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन किन्हीं कारणों से अब चुनाव के बाद आने की संभावना है। उससे पहले कि हम जब तक वैकेंसी आए, यूपी पुलिस अधिनियम के जो अच्छे टॉपिक हैं, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस कर दें। यदि एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो वह क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। आइए एक एक पॉइंट करके सभी पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश जो पुलिस विनियम का जो क्रमांक संख्या है, जो अधिनियम संख्या है, वह 5 है। इस पॉइंट को आप याद करके रखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम का विनियम संख्या क्या है। विनियम संख्या 5 है। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 2 भागों में बांटा गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 2 भागों में डिवाइड है, जिसमें पहला पुलिस एक्ट, दूसरा आपका पुलिस रेगुलेशन है। पुलिस एक्ट की यदि हम बात करें तो पुलिस एक्ट में 47 सेक्शन है, जिसमें 47 सेक्शन में 6 धाराएं आपकी रिपील कर दी गई हैं। रिपील धाराओं में आपका धारा 6 है, धारा 11 है, धारा 38 है, धारा 39 है, धारा 40 है, धारा 41 है। ये आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसे आप याद करके रखेंगे, कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, आप इसे नोट करते चलेंगे कि इसका अधिनियम संख्या 5 है। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 2 खंडों में डिवाइड किया गया है। पहला खंड पुलिस एक्ट है, दूसरा खंड रेगुलेशन का है। पहले खंड में 47 सेक्शन हैं, जिसमें 6 धाराएं रिपील की गई हैं, निरसित की गई हैं। जो धाराएं रिपील हैं वो 6 धाराएं आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि रिपील धाराओं से अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है हमेशा। जैसा कि धारा 6, धारा 11, धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41 रिपील की गई हैं। और जो रेगुलेशन का पार्ट है, रेगुलेशन के पार्ट में 4 भाग है, 37 अध्याय हैं और 554 पैरा है। जैसा कि एक्ट में जो सेक्शन दिया गया है, रेगुलेशन में सेक्शन न देकर पैरा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अपने इस पूरे वीडियो में हम जैसा कि APO के अंतर्गत IPC, CRPC, एविडेंस और पुलिस एक्ट, ये चारों सब्जेक्ट आते हैं। इन्हीं चारों सब्जेक्ट के इन्फोर्समेंट के डेट को लेकर और इसके निर्माण के डेट को लेकर और इसके भीतर जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, जो पूछे जाने की अति संभावना है, उसी पे आज हम डिस्कस करेंगे। और मेन फोकस यूपी APO 2022 को लेकर ये हमारा वीडियो बनाने का मकसद है। आइए आगे देखते हैं। जो उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861 है, इसको 22 मार्च 1861 को लॉर्ड कैनिंग महोदय ने अनुमति दिया था। यदि पूछा जाए कि यूपी पुलिस अधिनियम 1861 को किस डेट को या किसने अनुमति दी थी, तो 22 मार्च 1861 को लॉर्ड कैनिंग महोदय ने अनुमति दी थी। इसका अधिनियम संख्या, जैसा कि मैंने ऊपर चर्चा किया, अधिनियम संख्या 5 है। अब बात करते हैं कि IPC और CRPC और एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और संयुक्त राष्ट्र संघ, इन तीनों के इन्फोर्समेंट डेट और निर्माण डेट, इन पांचों की चर्चा कर लेते हैं। एक ही स्थान पे इन्हें हम कलेक्ट किए हैं, जिससे कि आपको याद करने में कोई कठिनाई ना हो और आप आसानी से याद कर सकें। IPC का जो निर्माण की तिथि है वह 6 अक्टूबर 1860 की है, और जो इसके प्रवर्तन की तिथि है वह 1 जनवरी 1862 है। यह प्रवर्तन की तिथि और निर्माण की तिथि आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार जो एविडेंस की निर्माण की तिथि है, एविडेंस के निर्माण की तिथि 15 मार्च 1862 है, और इसके प्रवर्तन की तिथि, इन्फोर्समेंट की तिथि 1 सितंबर 1872 है। CRPC का जो निर्माण की तिथि है 25 जनवरी 1974 है, और CRPC का जो इन्फोर्समेंट डेट है 1 अप्रैल 1974 को है।
इसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उस दिन हमारे सारे आर्टिकल प्रवर्तित नहीं हुए थे, सिर्फ 16 आर्टिकल को प्रवर्तित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान था वह पूरी तरह से प्रवर्तित हो गया था, इन्फोर्समेंट हो गया था। अब बात करते हैं यूएनओ की। तो जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, वह 26 जून 1945 को बना था और इसका जो प्रवर्तन है वह 24 अक्टूबर 1945 को प्रवर्तित हुआ था। अब बात आती है, जब कोई भी अधिनियम या एक्ट बन जाता है तो जब तक उसका प्रकाशन नहीं किया जाता तब तक वह इन्फोर्समेंट नहीं माना जाता है। तो जो इन्फोर्समेंट यानी प्रकाशन से संबंधित जो केस है, बहुत ज़्यादा लीडिंग केस है, ये बहुत पूछी जाती है कि जो प्रकाशन से संबंधित केस है वह हरला बनाम राजस्थान का मामला है। अब जो कुछ जी ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पे हम आप ध्यान नहीं देते हैं और वही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उसी क्वेश्चन पे हम ज़्यादा करके डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में टोटल। आइए देखते हैं एविडेंस का सबसे बड़ा जो अध्याय है। एविडेंस का सबसे बड़ा अध्याय 2 है, जिसमें धारा 5 से जो है 55 तक इंक्लूड किया गया है। उसके बाद एविडेंस का सबसे छोटा जो अध्याय है, अध्याय 11 है, जिसमें केवल एक सेक्शन है, सेक्शन 167। आईपीसी का सबसे बड़ा अध्याय अगर हम देखें तो अध्याय 17 है, जो 378 से 462 तक है, जिसमें चोरी, लूट, उद्यापन, डकैती सारी चीज़ें समाहित हैं। और आईपीसी का यदि हम सबसे छोटा अध्याय देखें तो अध्याय 23 है, जो सिर्फ 511 सेक्शन को इंक्लूड करता है। और एविडेंस की धारा जो 11 है, यह एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते के सिद्धांत से संबंधित है। यदि आपसे कभी भी ये पूछा जाता है कि एविडेंस की वह कौन सी धारा है जो एक म्यान में दो तलवार के सिद्धांत से संबंधित है, अर्थात यह सिद्धांत प्रस्तुत करती है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो वह धारा 11 है। और सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन की धारा एक जो सीआरपीसी की है 484 और जो कॉन्स्टिट्यूशन की है 395, ये दोनों धाराएं निरसन और या वृत्ति से संबंधित है। निरसन का मतलब ये होता है कि जिस कानून को रिपील किया जाए, निरसित किया जाए, या जिस एक्ट को निरसित किया जाए। या वृत्ति का मतलब यह होता है कि जिसको सेव किया जाए, सेविंग किया जाए, जो भी पुराना कानून है या जो भी कुछ सुरक्षित रखा गया है उसे सेव किया जाएगा। तो उसे किस सेक्शन के तहत सेव किया जाता है, वो वही चीज़ें निरसन और या वृत्ति में रहती हैं। अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कि आईपीसी का, ये 2-3 दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आईपीसी का उल्लेख कहाँ किया गया है, किस प्रविष्टि नंबर या एंट्री नंबर में। तो जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, ये 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची का विषय है। जैसा कि 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट शेड्यूल। तो ये जो आईपीसी है ये 7वीं अनुसूची अर्थात समवर्ती सूची के प्रविष्टि नंबर 1 पर इंकित किया गया है। इसका वर्णन प्रविष्टि संख्या 1 में किया गया है। इसी प्रकार जो सीआरपीसी का वर्णन किया गया है यह प्रविष्टि संख्या 2 पर किया गया है। अब बात आती है आगे की, तो यहाँ पे हम देखेंगे एविडेंस का वर्णन कहाँ किया गया है। एविडेंस का वर्णन प्रविष्टि संख्या 12 में किया गया है और सीपीसी का वर्णन देखेंगे तो सीपीसी का जो उल्लेख किया गया प्रविष्टि संख्या 13 में किया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की जो धारा 395 है यह निरसन और या वृत्ति, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि सीआरपीसी की जो धारा थी 484 और कॉन्स्टिट्यूशन की जो धारा थी 395, ये दोनों धारा निरसन और आवृत्ति से संबंधित हैं। निरसन के अंतर्गत कानूनों को समाप्त किया जाता है, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त किया गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को समाप्त किया गया। तो ये निरसन के अंतर्गत आएंगे। और या वृत्ति के अंतर्गत किसी कानून को बचाया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। जैसे प्रिवी काउंसिल के निर्णय को सुरक्षित रखा गया,
और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रिवी काउंसिल के निर्णय होते हैं, प्रिवी काउंसिल के निर्णय को जो सुप्रीम कोर्ट है वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन प्रिवी काउंसिल के निर्णय हाई कोर्ट के ऊपर बाध्यकारी होते हैं। हाई कोर्ट प्रिवी काउंसिल के निर्णय को इनकार नहीं कर सकता। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रिवी काउंसिल जो संस्था थी यह कोई कोर्ट थी या कोई संस्था थी, तो प्रिवी काउंसिल कोई कोर्ट नहीं था, बल्कि यह एक सलाहकारी संस्था थी। प्रिवी काउंसिल कोई कोर्ट नहीं था, यह क्या थी, एक सलाहकारी संस्था थी। हाई कोर्ट जो होता है वो प्रिवी काउंसिल के निर्णय को अपास्त सेट एसाइड नहीं कर सकता। आर्टिकल 372 में क्या है करा कि आर्टिकल जो 372 है इसमें संविधान पूर्व की विधि को बने रहने के आधार का वर्णन किया गया है। अर्थात जैसे आईपीसी 1872 है, सबसे पहले आप ये जानें कि संविधान पूर्व विधियाँ कहते किसे हैं। संविधान पूर्व विधि का मतलब यह है कि जो हमारे संविधान के लागू होने से पहले ही बनी थी, पहले से ही प्रवर्तित हैं। जैसे हमारा संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को प्रवर्तित हुआ, पूर्णतः लागू हुआ, लेकिन जो आईपीसी है वह 1860 की है, और जो सीपीसी है आपका 1908 का है, कॉन्ट्रैक्ट है 1872 का है, एविडेंस है 1872 का है। तो ये जो एक्ट है ये संविधान पूर्व विधियां हैं। तो संविधान पूर्व जो विधियां हैं इनका अभी तक भारत में बने रहने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है, जो संवैधानिक आधार है, जो इन्हें अभी तक बने रहने का आधार पेश करता है, आधार वर्णित करता है, एक स्तंभ बनाता है, वह धारा 300 आर्टिकल 372 ही है, जिनके स्तंभ पर, जिसके बेस पर ये अभी तक ये सब कानून भारत में बने हुए हैं। विद्यमान विधि क्या है? विद्यमान विधि का मतलब वह विधि जो भारत में अभी प्रेजेंट टाइम में प्रचलन में है, विद्यमान विधि उसे कहते हैं। विद्यमान विधि का जो वर्णन किया गया है वो धारा 13 आर्टिकल 13(3)(b) में किया गया है। आईपीसी की एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आईपीसी की 3 धाराओं को असंवैधानिक घोषित किया गया है, 303, 497, 377। इन तीनों धाराओं को आईपीसी में असंवैधानिक घोषित किया गया। 303 को मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य के बाद में असंवैधानिक घोषित किया गया, और धारा 307 का पैरा 2 में मृत्युदंड दिया जा सकेगा उल्लेख किया गया है, जबकि 300 में मृत्युदंड दिया जाएगा उल्लेख किया गया है, जिसमें धारा 300 बाध्यकारी है, उसमें शैल शब्द का प्रयोग किया गया है, और जो 307 का पैरा 2 है ये बाध्यकारी नहीं है, इसमें विवेकाधिकार दिया गया है, इसमें कर सकेगा में भी शैल का प्रयोग किया गया है। और धारा 497 क्या है? धारा 497 को जो असंवैधानिक घोषित किया गया, इसे असंवैधानिक घोषित करने का जो आधार है वह आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 सब क्लास 3 का आधार बनाते हुए इसे असंवैधानिक घोषित किया गया। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ के बाद में जस्टिस दीपक मिश्रा थे चीफ जस्टिस। इसके बाद 377 को क्या है? धारा 377 को नवतेज सिंह जौहर बनाम यूओआई अर्थात यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया गया है, न कि पूर्ण रूप से। इसे आप ध्यान रखना कि जो 377 है अननेचुरल संबंध है, उसे आंशिक रूप से अवैध घोषित किया गया है, न कि पूर्ण रूप से। यदि आपसे पूछा जाए पूरे आईपीसी में एक ही ऐसी धारा है जिसमें सिर्फ जुर्माना का प्रावधान किया गया है, धारा 290। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो जिसमें हम आपको पुलिस एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस चारों एक्ट को इसमें इंक्लूड करके जो वहाँ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे भावी एग्जाम में पूछे जाएंगे, खास करके टारगेट यूपी 2022 है, वहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए हमने ये वीडियो आप तक प्रोवाइड कराने का प्रयास किया। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।